हेलो दोस्तों, आप में से जो भी एफपीएससी की तैयारी कर रहा है, फेडरल सर्विस पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहा है केमिस्ट्री लेक्चरर के लिए, तो उसके लिए मैंने एक सिलेबस तैयार किया है जो आपके पास ऑफिशियल सिलेबस है। ठीक है, आपने किसी और जगह पे नहीं जाना, आपने सिंपली इस वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है और आपको पता चल जाएगा कि सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको कवर करनी है, ताकि आपका जो पेपर है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का वो ज़बरदस्त तरीके से हो जाए। तो मैंने आपकी हेल्प के लिए एक सिलेबस तैयार किया है, तो हम आइए देखते हैं उस सिलेबस को, वो सिलेबस क्या कह रहा है। इसमें जो आपके पास जो केमिस्ट्री के अंदर जो चैप्टर्स दिए हुए हैं वो बहुत ही लाजमी हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। मैं आपको बताऊंगा कि उनमें से कौन कौन से जो टॉपिक हैं वो ज़्यादातर आ सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने सिलेबस की तरफ। आपके पास है सिलेबस फॉर केमिस्ट्री BS 17 लेक्चरर जी। तो ये मैंने आपके लिए बहुत ही मेहनत से बनाया है। ठीक है, तो आपने अगर आपको ये पसंद आता है तो आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ भी शेयर करें और सब्सक्राइब लाजमी करना है, ताकि आपको जो है ना मज़ीद आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो भी आपको मिलती रहे। इसी के साथ साथ मैंने आपके लिए जो है ना टॉप मोस्ट रिपीटिंग MCQs जो है ना केमिस्ट्री के अंदर वो जो आ रहे थे वो भी मैंने आपके लिए पोस्ट कर दिए हैं, उसकी मैं लिंक नीचे दे दूंगा। तो वो अपने 30 जो MCQs आपको दिए गए हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं तकरीबन हर कमीशन के अंदर, तो वो मैंने आप लोगों के लिए पोस्ट किए हैं अपने चैनल पर। तो ज़रूर उसको देखिए और उसको ज़हन नशीन करें और आप ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरीके के जो है MCQs आपके पास आ रहे हैं। इसके अलावा मैं गेस पेपर भी बना रहा हूँ, तो वो भी आपके लिए भेज दूंगा। तो आज चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके पास जी बिल्कुल जाना नहीं है, आपने पूरी वीडियो देखनी है और आपको पता चल जाएगा कि आपके पास जो सिलेबस है वो क्या है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आपके पास जो मेजर पोर्शन है उनसे, तो आपके पास जो मेजर पोर्शन होता है पूरे पेपर को अगर आप 100% कर लें तो आपके पास जो 20% है वो इंग्लिश है। ठीक है, ये आपने लाजमी याद रखना है कि आपके पास जो 20% है वो इंग्लिश है और आपके पास जो 30% है वो पेडागोजी है। पेडागोजी से मुराद जो आपके पास एजुकेशनल जो एजुकेशनल आपके पास टेक्निक्स हैं और जो एजुकेशनल आपके पास एक सिलेबस है उसमें 30% क्वेश्चंस बनेंगे। और आपके पास जो प्रोफेशनल जो डिग्री आपके पास जो केमिस्ट्री की डिग्री आपके पास है उसमें से आपके पास 50% क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो देखते हैं इन तीनों में से फिर किस तरीके से जो है ना सवाल बनेंगे या किस तरीके के चैप्टर इनमें से हैं। तो आपके पास जो टेस्ट टाइप है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होगा, आपके पास MCQ टाइप टेस्ट होगा। ठीक है, और उसमें आपके पास 100 सवाल होंगे और आपको 100 मिनट दिए जाएंगे। ठीक है, इसमें आपके पास कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, जिस तरह आपके पास मेडिकल टेस्ट में होती है। तो इस तरीके की कोई भी आपके पास नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपने घबराना नहीं है। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा हो भी, आपने उसको अटेम्प्ट जरूर करना है, उसको छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, तो आज चलते हैं अब हम पार्ट 1 इंग्लिश में कि इंग्लिश में आपके पास क्या आ जाएगा। इंग्लिश में आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल तो वोकेबलरी आएगी। तो वोकेबलरी अपने आप जो है ना मजबूत करनी है और बहुत सारी चीज़ें आपने पढ़नी है। आप इसके लिए डान पढ़ सकते हैं, आप इसके लिए मैगजीन पढ़ सकते हैं और बेहतर यही होगा कि आप जो है ना किसी के साथ डिबेट करें और उससे आपको जो है ना वोकेबलरी का अंदाजा हो जाएगा कि आपकी वोकेबलरी क्या है, कितनी स्ट्रांग है या अगर वीक है तो कितनी वीक है। तो आप इससे दूसरी भी एक ट्रिक है आपके पास कि अगर आप क्या करते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस या बहुत सारे जो आपके पास टफ वर्ड्स हैं उनको लिख लें और उनको सेंटेंस में इस्तेमाल करना शुरू कर दें, तो आपकी जो है वोकेब वो स्ट्रांग हो जाएगी। दूसरी तरफ आपके पास आ जाता है ग्रामर यूजेज। ग्रामर यूजेज किस तरह होता है, आपने किसी भी सेंटेंस के अंदर किस तरह आपने उसको अरेंज करना है, किस तरह उसका अपने सब्जेक्ट रखना है, किस तरह आपने उसका जो है ना प्रेडिकेट रखना है, उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब वगैरह वगैरह, ये आपके पास ग्रामर यूजेज में आ जा सकते हैं। तो इसमें आपके पास पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस भी आ जाते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी आ जाते हैं, जिसको आप नरेशंस कहते हैं। और इसी के साथ साथ आपके पास जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं वो भी आ सकते हैं। उसके बाद आपने सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग पढ़ना है कि सेंटेंस को आप किस तरह स्ट्रक्चर दे सकते हैं, या आपके पास जो उसके अंदर जो मसाइल आ जाते हैं तो उसके बारे में आपसे सवाल पूछे जाएंगे, तो आपने उनको भी बताना है कि आपने किस तरीके से उन सेंटेंस को हल करना है या उन सेंटेंस की स्ट्रक्चरिंग आप किस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो दूसरी तरफ आपके पास है केमिस्ट्री। तो आपके पास दूसरा पार्ट है वो केमिस्ट्री है मास्टर लेवल पे। केमिस्ट्री अपने मास्टर लेवल पर पढ़ना है और इसको आपने छोड़ना नहीं है जितना अभी आपके पास टाइम है। चाहे अभी लॉकडाउन है तो आपने ये नहीं कहना कि अभी लॉकडाउन है तो हम क्यों पढ़ें क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत है, ये आपने नहीं करना। आपने सिंपली अभी से जो है ना स्टार्ट कर देना है और डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ आपने पढ़ते रहना है, उसको छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। अगर आप छोड़ेंगे तो आपका वक्त ज़ाया होगा और ये वक्त कभी भी वापस नहीं आएगा। तो आपके पास जो पहला जो आपके पास
चैप्टर है वो है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स आपने ज़बरदस्त तरीके से पढ़ना है, उसको आपने हर तरीके से देखना है और उसके अंदर जो ऑर्डर्स वगैरह हैं उन सारी चीज़ों को देखना है, हाफ लाइफ वगैरह एवरीथिंग देखनी है। और जो आपके पास जो फार्मूला यूज़ होते हैं और इसके अलावा जो उसकी हाफ लाइफ की वैल्यू है और उसके पास जो यूनिट की वैल्यू है वो सारी चीज़ें आपने याद करनी है। उसके बाद आता है हम केमिकल इक्विलिब्रियम में। केमिकल इक्विलिब्रियम में आपने मालूम करना होगा कि डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है और इसी तरीके से रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं और इसी तरीके से आपके पास इक्विलिब्रियम के अंदर जो जो चीज़ें आ जाती हैं उनको आपने लाजमी अच्छे तरीके से पढ़ना है, उनको अपने छोड़ना किसी सूरत नहीं है, क्योंकि ये आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे भी बहुत क्वेश्चंस आ जाते हैं। 50 में से तकरीबन ऐसे समझने के 4 से 5 क्वेश्चंस तो इसमें लाजमी आएंगे। उसके बाद आ जाते हैं हम अपने चैप्टर क्वांटम थ्योरी ऑफ एटम की तरफ। क्वांटम थ्योरी ऑफ एटम बहुत ही आसान है, क्योंकि हम ये आप जो है ना मैट्रिक और एफएससी से पढ़ रहे हैं, तो अगर आपकी बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो आपको ये चैप्टर जो है ना जानने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपके पास इसकी बेसिक नहीं है फिर भी आपने हिम्मत नहीं हारनी और अभी आपने स्टार्ट करना है। आपने रदरफोर्ड और बोहर का जो एटॉमिक मॉडल है उसको स्ट्रॉन्ग तरीके से पढ़ना है और इसी के साथ साथ जो आपके पास दूसरी जो क्वांटम थ्योरी के हवाले से जो शेरडिंगर ने थ्योरीज दी थी उनको आपने पढ़ना है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वगैरह वगैरह ये जो चीज़ें आपने वो ज़रूर पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाता है सिंथेटिक केमिस्ट्री एंड पॉलीमर। तो ये आपके पास जो है ना लगभग कार्बन की कंपोजिशन के हवाले से आ जाएगा कि कार्बन इसमें आपके पास का पॉलीमर में अहम रोल होता है, तो वो आपने देखना है कि पॉलीमर किस तरह बनते हैं और सिंथेटिक केमिस्ट्री क्या होती है। इसके बाद आ जाते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म में। रिएक्शन मैकेनिज्म किस तरह होता है उसको आपने देख लेना है। और ये जो रिएक्शन वाले जो चैप्टर होते हैं बहुत ही जो है ना कन्फ्यूजन वाले होते हैं, तो इसको आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना और इसको अपने अच्छे तरीके से जो है ना हैंडल करना है और बहुत सारी चीज़ें आप इसमें पढ़ेंगे। स्पेक्ट्रोस्कोपी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक इंटरेस्टिंग जो है ना सब्जेक्ट है आपके पास एनालिटिकल केमिस्ट्री में। स्पेक्ट्रोस्कोपी को आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना और मुख्तलिफ किस्म के जो आपके पास कंपाउंड्स होते हैं उनकी जो पीक्स होती हैं और उनके जो आपके पास जो चीज़ें होती हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी के हवाले से जो वैल्यूज़ होती हैं उनको आपने कभी भी नहीं भूलना और उनको अपने याद करना है, क्योंकि यही की पॉइंट्स है जिसकी वजह से आप जो है ना आगे बढ़ सकते हैं और अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। उसके बाद आपके पास ग्रीन केमिस्ट्री है। ग्रीन केमिस्ट्री के आपके पास जो आपके पास पॉइंट्स हैं, ठीक है, उनको आपने एक एक करके याद करना है और उनको आपने नहीं छोड़ना। और जो आपके पास जो कंपाउंड्स हैं जिन पे बैन लगा हुआ है वो भी आपने याद करने हैं कि कैसे किस्म के जो है ना क्वेश्चन आज आते रहते हैं। और ग्रीन केमिस्ट्री इस हवाले से ईजी भी है और ऐसा समझने के टू द पॉइंट है। अगर आप इसको थोड़ा सा थ्योरी के हवाले से पढ़ लें तो आपको और कुछ नहीं करना होता, क्योंकि इसमें फार्मूला वगैरह या फिर कोई कंपोजिशन वगैरह नहीं होती। कंपोजिशन तो होती है बहरहाल, लेकिन इसमें आपके पास जो फार्मूलाज होते हैं वो नहीं होते। उसके बाद आपने नैनो टेक्नोलॉजी को पकड़ना है। नैनो टेक्नोलॉजी जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसको आपने नहीं छोड़ना। और इसी के साथ साथ हम आते हैं अपने पार्ट नंबर 3 पे। तो पार्ट नंबर 3 जो आपके पास है वो एजुकेशन है, जो आपके पास प्रोफेशनल टेस्ट होता है। क्योंकि अगर आप लेक्चरर बन रहे हैं और वो भी फेडरल गवर्नमेंट में, तो आपने जो है ना उसको अच्छे तरीके से जो है ना एजुकेशन को आपने अपने अंदर समझना है और इसी के लिए आपसे टेस्ट भी दिया जाएगा जिसकी कंपोजिशन 30% है टेस्ट के अंदर। तो जो उसमें पहला जो आपके पास टेस्ट है वो है टेस्टिंग एंड इवोल्यूशन और जो दूसरा चैप्टर है आपके पास वो है टीचिंग टेक्निक्स एंड मेथोडोलॉजी। तो ये जो टीचिंग टेक्निक्स और मेथोडोलॉजी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एजुकेशन के अंदर, तो इसको आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना और बिल्कुल भी इसे जान नहीं छुड़ाने वाली बात नहीं करनी। इसकी आपने जो है ना मेन पॉइंट्स निकाल के उनको याद करना है। और लास्ट में है आपके पास क्लासरूम मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन, तो आपने इसको भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। क्योंकि अगर आप ये सोचते हैं कि मेरे पास केमिस्ट्री की डिग्री है और मैं केमिस्ट्री के सवाल अच्छे तरीके से कर सकता हूं, और अगर आप पेडागोजी को स्किप कर देते हैं तो आप कभी भी उसमें पास नहीं होंगे। तो आपने पेडागोजी को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना और आपने इसकी हर तरीके से और हर हवाले से जो है ना इसकी स्टडी करनी है। और ये इतना मुश्किल नहीं है, ये एक स्टोरीज की तरीके से अगर आप इसको पढ़ते हैं तो आपको जो है ना ये आपके मार्क्स में आपको बूस्ट करेगा और सीट आपकी ही होगी, कोई नहीं लेकर जाएगा अगर आप इसको पढ़ते हैं। तो अगर आपको ये पसंद आया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि मैं इसी के साथ साथ दूसरी वीडियोस भी भेजता रहूँगा जिसमें आपके पास मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs भी आपके पास जो है ना अपलोड कर दूंगा मैं चैनल पे, तो आपने उनको भी देखना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।